सोने की चूड़ी, चांदी का फ्रॉक। रौनकपुर गांव में बिंदिया अपने मामा मामी के साथ रहती थी। बिंदिया जब 10 साल की थी तभी एक हादसे में उसकी माँ का देहांत हो गया, जिसके बाद बिंदिया की जिंदगी एकदम बदल गई। बिंदिया के पिता मनोहर लाल का शहर में बहुत बड़ा बिजनेस था। वो अक्सर काम के सिलसिले में घर से बाहर ही रहते थे और अब वो बिंदिया को इस हाल में अकेला घर में भी नहीं छोड़ना चाहते थे। तभी मौका का फायदा देखकर बिंदिया की मामी शकुंतला मनोहर लाल से कहती है, अरे भाई साहब, हमारे होते हुए आपको किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर होने को किसने देखा है, जो होना है वो होकर ही रहता है। अब आप कहाँ इस गांव में किसी ऐरे गहरे नौकरों के हवाले बिंदिया को छोड़ेंगे। आखिर बिंदिया भी हमारी बेटी भावना की तरह ही है। मैं सोच रही थी क्यों न बिंदिया हमारे साथ हमारे घर रहे। इससे बिंदिया को हम सबका प्यार भी मिल जाएगा और वहाँ अच्छे से उसकी देखभाल भी हो जाएगी। शकुंतला जी, आपने तो मेरी सारी चिंता ही दूर कर दी। इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। सुषमा के गुजर जाने के बाद मुझे बिंदिया की ही फिक्र रह गई थी। अच्छा, वो मैं कह रही थी कि आपका घर इतना बड़ा है, बिंदिया बेटी मेरे छोटे से घर में कैसे रह पाएगी। क्यों न मैं भावना और इनके पापा के साथ यहीं बिंदिया के पास रुक जाऊं। आखिर ये भी तो अपना ही घर है। जी बिल्कुल, इसे अपना ही घर समझे और आप लोग यहीं रहिए। ठीक है, अब मैं निकलता हूँ। इतना बोलकर मनोहर लाल चला जाता है। तभी शकुंतला का पति दीनदयाल वहाँ आता है। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? अरे ये मेरी बहन का घर है। अपना घर छोड़कर यहाँ रहना मुनासिब है क्या? हम बिंदिया बिटिया को यहाँ से अपने घर लेकर भी तो जा सकते हैं। तुम तो अब चुप ही रहो। मुझे अच्छे से पता है मुझे कहाँ रहना है और कहाँ नहीं। तुम्हारे उस टूटी फूटी सी झोपड़ी और तुम्हारा वो 10,000 की कमाई, उससे तुम्हारा गुजारा होने से रहा। ये बिंदिया सोने की अंडा देने वाली मुर्गी है और मैं इस सोने की मुर्गी को अपने हाथ से निकलने नहीं दे सकती। अब बस तुम देखते जाओ मैं क्या क्या करती हूँ। इस तरह उसकी मामी बिंदिया के बड़े से घर में ठाठ से ऐशो आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगती है और वो अब धीरे धीरे अपना असली रंग दिखाना भी शुरू कर देती है। बिंदिया के पिता के सामने तो अच्छा बनने का नाटक करती, लेकिन उसके पीठ पीछे ही वो बिंदिया से घर का सारा काम करवाती और उसे ठीक से खाना तक नहीं देती। जबकि मनोहर लाल के पैसों से ही उसका पूरा घर चलता था। एक दिन बिंदिया बर्तन धो रही थी, तभी शकुंतला और बर्तन लेकर बिंदिया के आगे पटक देती है। मामी, ये बर्तन तो साफ ही है। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगी कि कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत। चुपचाप से इन सभी बर्तनों को दोबारा साफ कर, समझी? और उसके बाद तुझे पूरे घर की सफाई भी करनी है। बेचारी बिंदिया फूलों से पली माँ के गुजर जाने के बाद प्यार को तरस गई थी। वो अक्सर रोते रहती। उसकी मामी से उसे ताने और मार के सिवा कुछ नहीं मिला। जब देखो उसकी मामी शकुंतला बिंदिया के लिए जहर उगलती रहती थी। शकुंतला की बेटी भावना बिंदिया से छोटी थी, लेकिन वो बहुत ही समझदार थी। वो बिंदिया को अपनी सगी दीदी की तरह ही प्यार करती थी, लेकिन दोनों बहनों का आपस में इतना प्यार शकुंतला को एक आंख नहीं भाता था। कितनी बार तुझसे कहा है इस कलमुही से दूर रहा कर, लेकिन तेरे समझ में ये बात नहीं आती ना। और तू कलमुही जब देखो मेरी बेटी को बहलाने फुसलाने में लगी रहती है। ऐसी कोई बात नहीं है मामी। हाँ माँ, मैं तो बस। तू चुप कर और खबरदार जो इस मनु से दोबारा बात की तो जा अब जाकर अपने कमरे में पढ़ाई कर। इसको तो मैं अभी देखती हूँ। शकुंतला बिंदिया को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। घर में इतना काम पड़ा है और महारानी यहाँ बैठकर गप्पे हाँक रही है। इसी तरह बिंदिया का दिन अपनी मामी के दिन पर दिन बढ़ते अत्याचार को सहते हुए कट रहा था। कुछ ही महीनों बाद बिंदिया के पिता गाँव आने वाले थे। वे अब बिंदिया की शादी कर देना चाहते थे, लेकिन शकुंतला ये कहाँ होने देने वाली थी। वो चाहती थी कि बिंदिया से पहले उसकी बेटी भावना की शादी हो और बिंदिया जिंदगी भर नौकरानी बनकर घर में बैठी रहे। अरे ओ भावना की माँ, शहर से भाई साहब की चिट्ठी आई है। वो अगले महीने ही आने वाले हैं। वो कह रहे थे कि अब बिंदिया बिटिया की शादी कर देनी चाहिए और उन्हें बिंदिया के लिए बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता भी आया है। देखो जी, मैं वो सब नहीं जानती। मैं तो सबसे पहले अपनी बेटी भावना की शादी करूंगी, उसके बाद ही बिंदिया के बारे में सोचूंगी। अरे
ये तुम क्या बोल रही हो? अपनी भावना बिटिया तो अभी बच्ची है और वो बिंदिया से काफी छोटी है। बिंदिया से पहले हम उसकी शादी कैसे कर सकते हैं? देखो जी, वो सब मैं नहीं जानती। जब तक बिंदिया इस घर में है, हमें भी इस घर में ऐश की जिंदगी जीने को मिल रही है। और तो और घर का सारा काम भी बिंदिया ही संभालती है। अगर उसकी शादी हो गई, फिर तो भाई साहब हमें जो हर महीने 30,000 का मनी ऑर्डर भेजते हैं, वो भी बंद कर देंगे। उसके चले जाने के बाद हमारे सारे रहिशी बंद हो जाएगी। फिर हमारा घर कैसे चलेगा और मेरी भावना बिटिया की शादी कैसे होगी? ऐसी कोई बात नहीं है। भाई साहब हमारी भावना बिटिया को भी बिंदिया की तरह ही प्यार करते हैं और वो हमारी भावना की शादी में हमारी मदद जरूर करेंगे। तुम तो चुप ही रहो जी। अगर तुम्हारे हिसाब से चली फिर तो हो ही गया। वैसे मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। वो सोनपुर वाला रिश्ता बहुत ही अच्छे घराने से है। उस घर में अगर किसी तरीके से हमारी बेटी भावना चली गई, फिर तो उसकी किस्मत ही चमक जाएगी। तुम देखना, हमारी बेटी भावना दिखने में बिंदिया से ज्यादा सुंदर है। लड़के वाले को हमारी बेटी भावना ही पसंद आएगी। अगर लड़के वाले ने बिंदिया को पसंद कर लिया तो? ऐसा कभी नहीं होगा। लड़के वाले तो हमारी बेटी भावना को ही पसंद करेंगे। तुम बस देखते जाओ। इतना बोलकर शकुंतला बिंदिया के पास जाती है और बोलती है, अरे ओ मनोज सुन, वो अपना बेलापुर में जो खेत है उसमें बहुत ही घास और जंगल उग गए हैं और कोई मजदूर इतनी दूर तक चिड़चिड़ाती गर्मी में वहाँ जाने को तैयार नहीं है। इसलिए अब से तू वहाँ जाएगी और वहाँ से घास काट कर लाएगी, समझी? लेकिन मामी, इतनी तेज धूप में मैं ये सब कैसे करूँगी? मैंने तो आज तक खेतों में काम नहीं किया है। नहीं किया है तो अब से कर, समझ गई? तभी उधर से भावना आ जाती है। माँ, बहुत हो गया। अब कैसी औरत है? आपके दिल में दीदी के लिए जरा भी दया नहीं, जो आप इन्हें चिड़चिड़ाते धूप में जलने के लिए खेत में काम करने भेज रही हैं। तू चुप कर। मैं जो भी कर रही हूँ तेरी भलाई के लिए कर रही हूँ। अब जा अपने कमरे में। घर के मामले में बोलने का तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझी? भावना उदास मन से वहाँ से चली जाती है और बिंदिया खेतों में काम करने चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। बिंदिया का चेहरा तेज धूप में खेतों में काम करने से खराब हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ शकुंतला भावना को महंगे महंगे क्रीम और अपना लाकर भावना को लगाने देती है। ये सब क्या है माँ? मुझे इन सब चीजों की क्या जरूरत है? मेरी कौन सी अभी शादी होने वाली है? इन सब की जरूरत अभी दीदी को है। मैं ये सब नहीं लगाने वाली। तू बहुत भोली है बेटा, तुझे कुछ नहीं पता। ये सब हम तेरी भलाई के लिए कर रहे हैं। सोनपुर गांव वाला लड़का बहुत ही अच्छा है। ऐसा रिश्ता मैं हाथ से नहीं जाने दे सकती। सोनपुर वाले लड़के से तुम्हारी ही शादी होगी। क्या माँ, आपका दिमाग तो ठीक है ना? आखिर आप ऐसा कैसे कर सकती हो? दीदी तो मुझसे बड़ी है और सोनपुर वाले लड़के से उनकी ही शादी होनी चाहिए और मैं ये शादी हरगिज नहीं करूँगी। प्लीज माँ, सोनपुर वाले लड़के से बिंदिया दीदी की शादी करा दीजिए। तू चुप कर, तुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। हम जो भी कर रहे हैं तेरी भलाई के लिए ही कर रहे हैं। ऐसा लड़का बार बार नहीं मिलता। उस घर में ब्याह कर जाएगी तो रानी की तरह रहेगी, रानी की तरह। वे लोग बहुत ऊंचे खानदान वाले हैं, दूर दूर तक नाम है उनका। माँ, ये आप बहुत ही गलत कर रही हो। प्लीज मेरी बात मान जाओ। मैं अभी पढ़ाई करना चाहती हूँ। आप बिंदिया दीदी की सही सलामत से शादी होने दो। उनके साथ इतना अन्याय मत करो माँ। अच्छा, अब तू मुझे सिखाएगी कि क्या सही और क्या गलत? जितना बोल रही उतना करो, वरना मार मार के तेरा कचौड़ा निकाल दूंगी, समझी? इतना बोलकर शकुंतला वहाँ से चली जाती है। इधर भावना बहुत ही परेशान थी। क्या करूँ? ये माँ को क्या हो गया? कैसे मैं अपनी माँ को समझाऊं? हे भगवान, अब तू ही मेरी मदद कर। इधर दीनदयाल भी अपनी पत्नी को बिंदिया के साथ इतना बड़ा अन्याय करते देख उसे रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन शकुंतला को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बिंदिया पर अत्याचार करना कम नहीं करती। एक दिन बिंदिया खेतों में सुबह से ही काम कर रही थी। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। वो प्यास से व्याकुल हो उठी थी। वो घर जाना चाहती थी, लेकिन अपनी मामी के डर से वो घर नहीं गई और काम करती रही। अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है। काश मुझे कहीं से थोड़ा सा पानी मिल जाता। हे भगवान, मेरा गला सूखा जा रहा है। तभी सामने से एक बूढ़ी जादूगरनी हाथ में पानी का मटका लिए सामने से जाते हुए दिखाई देती है। अरे बेटी, इस चिड़चिड़ाते दोपहरिया में तुम इस सुनसान जंगल में अकेले क्यों काम कर रही हो? देखो तो कैसे पूरा मुंह धूप में झुलस गया है। आओ इधर बैठो मेरे पास और ये लो पानी पियो। तुम्हें बहुत प्यास लग रही थी ना?
हाँ अम्मा, लेकिन आपको कैसे पता? और आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं एक जादूगरनी हूँ और मेरा काम ही इधर उधर भटकने का है। खैर छोड़ो, तुम अपने बारे में बताओ, तुम्हारी ये हालत आखिर कैसे हुई और किसने की? तभी बिंदिया उस जादूगरनी को सारी बातें बताती है। सब सुनने के बाद जादूगरनी कहती है, अच्छा तो ये सब तुम्हारी मामी तुम्हारी शादी नहीं होने देने की वजह से कर रही है। अच्छा, अब मैं भी देखती हूँ तुम्हारी शादी होने से कौन रोकता है। ये लो, ये एक जादुई सोने की चूड़ी और ये जादुई चांदी का फ्रॉक है। ये तुम्हारी शादी का तोहफा है। इसे जब तुम्हें लड़के वाले देखने आए तब पहन लेना, सब ठीक हो जाएगा। अब तुम घर जाओ। बिंदिया खुशी खुशी सोने की चूड़ी और चांदी का फ्रॉक लेकर घर आ जाती है। अगले दिन बिंदिया के पिता मनोहर लाल भी आ जाते हैं और फिर वो लड़के वाले को घर बुलाते हैं। शकुंतला खुशी खुशी अपनी बेटी भावना को अच्छे से तैयार करती है। इधर बिंदिया उस जादुई सोने की चूड़ी और चांदी का फ्रॉक पहनकर तैयार होती है। बिंदिया जैसे ही जादुई चूड़ी और फ्रॉक पहनती है, वो बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। वो एक राजकुमारी की तरह लग रही थी। अब बिंदिया और भावना दोनों ही लड़के वालों के सामने आए। बिंदिया की अद्भुत सौंदर्य और शालीनता को देखते ही लड़के वाले उसे पसंद कर लेते हैं। भाई साहब, आपकी बेटी तो लाखों में एक है। जितना सुना था उससे बढ़कर पाया है। हमें ये रिश्ता मंजूर है। आप जल्दी से शादी की तैयारियां कीजिए। हम अगले हफ्ते ही बारात लेकर आते हैं। ये सुनकर सभी खुशी से झूमने लगे। वहीं शकुंतला का मुंह बन गया। आखिर मेरे इतना अत्याचार करने के बावजूद भी ये मनुष्य एकदम से इतनी सुंदर कैसे हो गई? मुझे पता तो करना होगा। तभी शकुंतला चुपके से कान लगाकर बिंदिया के कमरे में झांकने लगती है। तभी बिंदिया अपने जादुई फ्रॉक और चूड़ी का धन्यवाद कर रही थी। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई फ्रॉक और जादुई चूड़ी। आज तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में फिर से खुशियाँ लौट आई है। अच्छा, तो ये सब इस जादुई सोने की चूड़ी और चांदी की फ्रॉक की वजह से हुआ है। तभी शकुंतला गुस्से से बिंदिया के पास जाकर उसका फ्रॉक और चूड़ी छीनने लगती है। तभी जादुई फ्रॉक में से एक डंडा निकलता है और चूड़ी में से एक रस्सी निकलती है और शकुंतला की खूब पिटाई करने लगती है। अरे अरे, मर गई, बचाओ, रोको इसे, अरे कोई बचाओ। तभी शकुंतला की आवाज सुनकर भावना और दीनदयाल भी वहाँ आ जाते हैं। हे जादुई फ्रॉक और चूड़ी, मेरी मामी को छोड़ दो, प्लीज इन्हें माफ कर दो। ये जैसे भी है हमारी मामी है, माफ कर दो इन्हें। माँ, देखा आपने, आपके लालच ने आपको इस तरह अंधा बना दिया कि आप इंसानियत तक भूल गई। आज बिंदिया की वजह से आपकी जान बच पाई है। माँ, इसे छोड़ दो और बिंदिया दीदी को अपना लो। वो भी किसी की बेटी ही है। आखिर आप कब तक दीदी के लिए नफरत भर कर रहोगी? आज हम जो कुछ भी हैं, सब दीदी की वजह से ही है। तुम सही कहती हो बेटा, मुझे माफ कर दे बेटा। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, प्लीज मुझे माफ कर दे। और फिर सभी धूमधाम से बिंदिया की शादी सोनपुर वाले लड़के से करा देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर लें। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।